झीरम घाटी मामले की एसआईटी से जांच करवाने का आदेश देने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूरी घटना को साजिश बताया। नक्सलियों ने 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और महेंद्र वर्मा समेत करीब 30 लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें दिनेश पटेल कौन है, इसमें महेंद्र वर्मा कौन है, पूछ पूछ के मार रहे थे। जहाँ तीनों पकड़े गए उसके बाद फायरिंग बंद हो गई और वो चले गए। इसका मतलब ये है कि वो सामान्य नक्सली घटना नहीं है बल्कि सुपारी के लिए है। उस घटना में ये भी प्रकाश में आया कि वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जबकि सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र था। आखिर वहाँ से पुलिस फोर्स को या सुरक्षा को किसने हटाया? सलमान खान क्रिसमस और नए साल से पहले अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान इस बार नए साल का जश्न अलग अंदाज में मनाएंगे, जिसके लिए वो अपने हर इवेंट और शूट को जल्द पूरा कर लेना चाहते हैं। सलमान की आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग भी थम गई है। साल का आखिरी हफ्ता सलमान खान के लिए बेहद खास होता है, जिसकी शुरुआत क्रिसमस से होती है और फिर 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है और उसके बाद नए साल का जश्न। लेकिन सवाल यह है कि सलमान खान ये सारे जश्न किसके साथ मनाएंगे? आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आमतौर पर सलमान साल का आखिरी हफ्ता अपने परिवार के साथ ही बिताते हैं, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि इस बार सलमान क्रिसमस और नए साल का जश्न अपने टीवी शो बिग बॉस के घर वालों के साथ मनाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मौके को शानदार बनाने की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। दुनिया को अलविदा कह चुकी अभिनेत्री श्रीदेवी की आखिरी फिल्म जीरो आज रिलीज होगी। वो इस फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान के साथ एक गाने में नजर आएंगे। उनके अलावा इस गाने में करिश्मा कपूर, काजोल, रानी मुखर्जी और आलिया भट्ट भी दिखाई देंगी। श्रीदेवी ने इस गाने के लिए पिछले साल अक्टूबर के महीने में शूटिंग की थी, लेकिन इसके 4 महीने बाद फरवरी 2018 में उनका दुबई में निधन हो गया। फिल्म जीरो उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी, जिसका एक पोस्टर भी रिलीज किया गया। जीरो से पहले श्रीदेवी का आखिरी फिल्म मॉम थी। दिल्ली में एयरपोर्ट पर 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को 7 करोड़ से ज्यादा की विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक लड़के ने कॉलेज से लौट रही एक छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसे गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बुलंदशहर में खेतों के बीच बाघ को देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने सड़क के नीचे नक्सलियों की बिछाई गई एक बारूदी सुरंग को ढूंढकर एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी। उत्तराखंड के रुड़की में आईआईटी की छात्रा के 2 प्रोफेसरों पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आगरा के लिए ट्रायल पर निकली हाई स्पीड T18 ट्रेन पर किसी ने पत्थर मारकर उसकी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अभिनेता और फिल्म निर्माता विशाल को पुलिस ने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के दफ्तर में ताला तोड़ने की कोशिश करने के आरोप के बाद हिरासत में ले लिया। भारत में पहली बार अमेरिका की बास्केटबॉल लीग NBA के मुकाबले अगले साल अक्टूबर में मुंबई में आयोजित होंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु रैंकिंग में फिर तीसरे पायदान पर पहुंच गई, जबकि साइना नेहवाल 9वें स्थान पर बरकरार हैं। देश के नौकरी पेशा लोगों में ऐसा कम ही लोग जानते हैं कि ESIC यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मुश्किल वक्त में 90 दिनों तक सैलरी दे सकता है। ऐसा तब होता है जब नौकरी अचानक चली जाए। ऐसी सूरत में ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम की स्कीम से मदद ली जा सकती है। अचानक नौकरी जाने पर ESIC की वेबसाइट पर दिए आसान से फॉर्म को भरकर योजना का फायदा उठाया जा सकता है। ESIC की ब्रांच में जाकर भी कुछ जरूरी फॉर्म भरकर स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि ऐसी सूरत में ESIC तनख्वाह का केवल 1/4 हिस्सा यानी 25% रकम ही 3 महीने तक देगा। यानी अगली नौकरी मिलने तक व्यक्ति को गुजारे लायक खर्च पाने में कोई परेशानी ना हो। एक अहम बात यह भी है कि इस योजना का फायदा एक व्यक्ति जीवन में केवल एक बार ही उठा सकता है। लेकिन अगर नौकरी किसी आपराधिक केस के दर्ज होने की वजह से गई है, या नौकरी से कर्मचारी को निकाला गया है, या फिर खुद ही VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया गया है, तो योजना का फायदा नहीं मिलेगा। बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े बीजेपी नेता और कारोबारी गुंजन खीमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर हमला तब हुआ जब वो अपनी फैक्ट्री के बाहर पहुंचे।
लेकिन इससे पहले कि उनकी गाड़ी फैक्ट्री के अंदर जा पाती, उससे पहले ही उन्हें गोली मार दी गई, जिसके बाद फैक्ट्री के कर्मचारी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक गुंजन खेमका की मौत हो चुकी थी, जबकि हमले में उनका ड्राइवर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। देखिए एक आदमी खड़ा है साइड में, रोड पर खड़ा था तो हम लोग नहीं उतना मैंने किए, हॉर्न बजाए हैं, गार्ड गेट खोले में गोली चला दिया। गुंजन खेमका एक अस्पताल और दवा की कई दुकानों के मालिक भी थे। उनकी हत्या की खबर के बाद अस्पताल के बाहर कारोबारियों की भीड़ जुट गई। इस तरह से यहाँ लोग, परिवार के लोग और इस तरह से भीड़ है और सब में आक्रोश इस बात को लेकर जितनी बड़ी घटना हुई है। सरेआम एक बीजेपी नेता और कारोबारी की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस ने गुंजन खेमका की फैक्ट्री के बाहर जाकर वारदात की जगह की जांच की, जहां से उन्हें 9 mm पिस्टल की गोली के खोखे मिले। एक आदमी मोटरसाइकिल से पूर्व में ही खड़ा था, जैसे ही आया है तो 3 गोली दागा है। ये सब गाड़ी में ही बैठे हुए थे और उसके बाद फिर वो अपना मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। पुलिस ने हमलावर को जल्द पकड़ने के लिए SIT का गठन भी कर दिया। लेकिन गुंजन खेमका की हत्या के बाद विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगा दिया, क्योंकि कारोबारी गुंजन खेमका को 6 महीने पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान थाने में FIR भी दर्ज करवाई थी। लेकिन गुंजन के करीबियों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और FIR दर्ज कराने के बाद भी उनको धमकियां मिलती रही। यही नहीं, इससे पहले 2016 में भी गुंजन खेमका पर हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बच गए थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने इटली की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए घोटाले में कांग्रेस के शामिल होने का दावा भी किया। वीवीआईपी स्कैम की चर्चा इटली में शुरू हुई, पहले भारत में नहीं हुई, तो कांग्रेस बिल्कुल इस घोटालों में लिप्त थी और इसलिए हम कांग्रेस से बार बार पूछते हैं कि द फैमिली कौन है और ये एपी कौन है। चीन के वुहान में एक पुरानी इमारत को तोड़ने के दौरान उसका एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस इमारत को बम धमाका करके गिराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अचानक इमारत का कई मंजिला हिस्सा गिर गया। इससे पहले इस इमारत का मलबा मशीन की मदद से हटाया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोग इमारत के पास की एक सड़क से गुजर रहे थे, तभी नींव कमजोर होने की वजह से इमारत का वो हिस्सा भरभरा कर उन लोगों के पास गिर पड़ा। अचानक इमारत का हिस्सा ढहने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। मकान का मलबा कुछ गाड़ियों पर भी गिरा। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजनीतिक पार्टियों की ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने की निंदा की और न्यूज 18 से खास बातचीत में इस मुद्दे पर सियासत न करने की अपील की। बड़ा विनम्रता से निवेदन कर भी रहा हूँ, करना भी चाहता हूँ और करूँगा भी कि हम ईवीएम वीवीपैट को फुटबॉल ना बनाएं। 2014 से आप ले लें, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजल्ट्स आए, तो क्या ऐसा है कि जब X रिजल्ट आए तो ईवीएम वीवीपैट सही है और Y रिजल्ट आए तो उसमें कोई खामियां हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 6 साल तक जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद रहे हामिद निहाल अंसारी ने उन पर ढाए गए जुल्मों के बारे में बताया। हामिद निहाल अंसारी 18 दिसंबर को पाकिस्तान की जेल से आजाद होकर भारत लौटे, जिसके बाद वो अपने माता पिता के साथ मुंबई पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के बाहर उनके परिवार के लोगों ने हामिद निहाल अंसारी को गले लगा लिया। इतने साल बाद हामिद को दोबारा अपने बीच देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। इस दौरान हामिद निहाल अंसारी ने पाकिस्तान में अपने ऊपर हुए जुल्म को बयां किया। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन उनका जो टॉर्चर था वो मेरी आंख पे गुजार हो गया और उसकी वजह से मेरा रेटिना फट गया था। हामिद निहाल अंसारी की मां ने पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर उनके भारत वापस आने पर खुशी जताते हुए मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमारी दुआएं कबूल की और हमारे बेटे को लौटा दिया। इसमें मीडिया का भी शुक्र अदा करूंगी, वो हमारी आवाज बने। एयरपोर्ट से हामिद निहाल अंसारी वर्सोवा में अपने घर पहुंचे। वहां भी उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी।